हेलो, दिस इज संगविता हियर। हम कर रहे हैं एसएससी जेई सिविल प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस और ये है भाग 3। इससे पहले के भाग हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उनकी लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल होल मेड इन वॉश हैंड बेसिन, द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज। ओके, ये पूछ रहा है कि जो वॉश बेसिन होता है उसमें जब पानी निकलता है तो वो किस टाइप का फ्लो होता है। फोर्स्ड वॉर्टेक्स, फ्री वॉर्टेक्स, टेंजेंशियल फ्लो या फिर ट्रांजिशन फ्लो। तो वो होता है हमारा फ्री वॉर्टेक्स, यानी इरोटेशनल टाइप का फ्लो होता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following turbine is suitable to generate the power of 10,000 horsepower working at the speed of 500 rpm under a head of 81 मीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टरबाइन वो कौन सी सुटेबल होगी, जहाँ पे जनरेटेड हार्स पावर आपको दे दिया है, वर्किंग एट स्पीड ऑफ 500 आरपीएम ये भी दे दिया है, और हेड भी जितना प्रोवाइड कर रहे हो आप उसने दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें निकालना है कि कौन सी टरबाइन उपयुक्त होगी। तो इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। दी गई वैल्यू के हिसाब से हम स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं n अंडर रूट पी अपॉन एच टू पावर 5/4। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 205.75। अब स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू हम देखेंगे किस रेंज में वेरी करती है। तो अगर स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 51 से 255 के बीच में अगर कहीं लाई करे तो वो कौन सी टरबाइन होगी, फ्रांसिस टरबाइन होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, now we move to the next question. Calculate the specific energy of the flow if the velocity of flow is 2.22 meter per second and depth of flow is 1 meter. ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। वेलोसिटी दे रखी है 2.22 मीटर पर सेकेंड और फ्लो डेप्थ दे रखा है 1 मीटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V² अपॉन 2G प्लस जो हमारा फ्लो डेप्थ है, अगर हम इसको H डैश माने, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू रखें सबकी नॉर्मल तो ये आता है हमारा आंसर इसका 1.25, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेयर ऑफ diameter 0.02 meter is falls in the fluid of kinematic viscosity of 10 strokes with the terminal velocity of 0.02 meter per second. What is the value of coefficient of drag on the falling sphere? ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। और हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, स्फेयर जो है उसका डायमीटर दे रखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है और टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। हम जानते हैं जो ड्रैग कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाई 1/2 रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे जो ए है वो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो भी हमारा फ्री फॉल हो रहा है जो भी, तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया है। रो जो है वो क्या है, वो डेंसिटी है फ्लूइड की। ओके, तो एफ डी हम जानते हैं क्या होता है, 6πμ/v, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगी। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 12μ/v। जहाँ पे ये म्यू क्या है, ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वैल्यू जब हम रखेंगे तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल रहा है, 60। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ कैनाल टू द फील्ड द ड्यूटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन ईदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये पूछ रहा है कि अगर हम नहर के हेड से लेकर के मैदान तक चलें तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कहाँ पे होता है, फील्ड पे होता है, ठीक है। क्योंकि फील्ड पे मांग सबसे ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। यानी हमारा जहाँ से कैनाल जहाँ से जनरेट होता है, जहाँ से कैनाल स्टार्ट होता है वहाँ पे ड्यूटी सबसे कम और हमारे फील्ड पे ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंक्रीजेस। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट assumption ऑफ द कैनेडी थियरी।
अब ये पूछ रहा है कैनेडी थियरी की करेक्ट अजम्पशन क्या है। तो देखते हैं हम। शेप ऑफ रिजिम कैनाल चैनल इज सेमी सर्कुलर, ये गलत है। सिल्ट इज इन सस्पेंशन ड्यू टू बॉयंसी फोर्स, ऐसा कुछ भी कैनेडी थियरी में नहीं कहा गया है। सिल्ट इज इन सस्पेंशन ड्यू टू एडी फॉर्म फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चैनल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये कैनेडी ने बोला था कि जो सिल्ट सस्पेंशन में रहता है और जो एडी जो फॉर्म होती है वो किसके कारण फॉर्म होती है, वो चैनल के बॉटम के कारण फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम लेसी की बात करें तो लेसी ने क्या कहा था, पूरे जो पैरामीटर जो वेटेड पैरामीटर है उससे एडीज फॉर्म होती हैं और सस्पेंशन उसके कारण होता है सिल्ट का। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर आईआरसी। ये पूछ रहा है कि एज पर आईआरसी लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो होता है हमारा 0.15। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी निकालना है हमें मीटर में, फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 3% फॉर ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.35 एंड टोटल रिएक्शन टाइम एज 2 सेकेंड। ओके, तो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एसएसडी याद करनी है, हमें डिसेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी को हम के एम पी एच में है तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है एसएसडी का, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2f प्लस माइनस tan थीटा इंटू जी। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, तो जैसे जैसे वैल्यू हम रखेंगे वैसे हमारा आंसर आ गया 123.09 मीटर। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर गया, दैट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट इन ppm of the dissolved oxygen that must be in the water for survival of aquatic life। ये पूछ रहा है कि वो मिनिमम लिमिट क्या है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की, ताकि हमारा जो वाटर है उसमें लिविंग ऑर्गेन जो हमारे मछलियाँ हैं वगैरह वगैरह जो चीज़ें जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो जी सकें, तो वो होता है हमारा 4 ppm, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stream has flow of 20 cubic and BOD concentration of 10 mg per liter. Received the industrial waste water having flow of 1.5 cubic and BOD concentration of 150 mg per liter. What is the BOD concentration of a stream at downstream point of meeting of a stream with industrial waste? Okay, now क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एक धारा बह रही है कोई, 20 क्यूमिक उसका वॉल्यूम है हमारा, 20 क्यूमिक उसका डिस्चार्ज है, बीओडी कंसंट्रेशन उसमें पहले से है 10 mg 10 ppm है। ओके, तो जब हम उसमें एक इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलाते हैं, ठीक, जिसका जो डिस्चार्ज है वो 1.5 क्यूमिक है, लेकिन जो उसका बीओडी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कितना है 250 ppm है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि बीओडी मिक्स कितना होगा डाउन स्ट्रीम में चैनल के। तो देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फिगर है, ठीक, तो बीओडी मिक्स कैसे हो जाएगा, जो Q1 जो पहले का जो स्ट्रीम का डिस्चार्ज है वो मल्टीप्लाई बाई उसका बीओडी प्लस जो हम वेस्ट उसमें मिला रहे हैं उसका डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाई उस वेस्ट का बीओडी डिवाइड बाई दोनों का संयुक्त रूप से डिस्चार्ज। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 26.74 mg पर लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस, मतलब रिवेट जोड़ को किसका अनुभव होता है, शियर फेल्यूर ऑफ प्लेट्स, बियरिंग फेल्यूर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑल ऑप्शन ऑफ करेक्ट, यानी इन सब का होता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P and D are pitch and gross diameter of rivet, the efficiency of the rivet joint is given by। ये कह रहा है अगर P pitch है, D gross diameter है और efficiency है हमारी नीटा, तो रिवेट
तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, यानी नीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नीटा क्या होता है, एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू जो हमारा पिच है माइनस हमारा क्रॉस डायमीटर डिवाइड बाई पिच। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इंटू 100, ये हमारी हो गई एफिशिएंसी रिवेट की जॉइंट की, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the moment of inertia of a section about its axis is I and its effective sectional area is A, its radius of gyration R about the axis is, तो रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, रेडियस ऑफ gyration is equal to अंडर रूट ऑफ I by A. That means option number second is the correct answer. Now we move to the next question. Allowable working stress corresponding to the slenderness ratio of double angle placed back to back and connected to one sided of the gusset plate is reduced to, तो जैसा कि कोड में दिया है ये कितना रिड्यूस हो जाता है, ये हो जाता है 80% तक रिड्यूस। यानी जहाँ पे हम पहले सिग्मा यूज़ करते थे सिग्मा, वहाँ पे अब हम कितना यूज़ करेंगे, 0.8 सिग्मा यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to IS 800 1871 लेसिंग बार रेसिस्ट ट्रांसफर शेयर इक्वल टू, यानी ये पूछ रहा है लेसिंग बार जो होती हैं वो कितना ट्रांसफ़र शेयर बियर करती हैं, ठीक है, कितना ट्रांसफ़र शेयर के बराबर रेसिस्ट करती हैं। तो वो होता है कितने के बराबर, जो एक्सियल लोड आता है उसका 2.5% के बराबर। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Now we move to the next question. Pick up the correct statement from the following. मतलब नीचे दिए गए में से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। Loaded columns are supported on column bases. सही है, बिल्कुल सही है। Column bases transmit the column load to the concrete foundation. Obviously concrete foundation नीचे होता है तो जाहिर सी बात है कॉलम अपना वेट अपना कॉलम लोड पूरा उसी पे ट्रांसमिट करेगा। कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया ऑन कॉन्क्रीट, ऑब्वियसली सही है, यानी हमारे तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन, ये पूछ रहा है कि अच्छी की संरचना के लिए सिल्ट और जो हमारे क्ले हैं उसका बाई वेट कितना होना चाहिए। तो बाई वेट कितना होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये होता है बाई वेट 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, यानी अगर मेरा कंपोजिशन जो है वो कुछ इस तरीके का, जैसे उसमें सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है, मैग्नीशिया भी यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में उसमें लाइम भी यूज़ किया जाता है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है तो हम देखते हैं कि कहीं भी कंपोजिशन कुछ इस तरीके का ना हो जहाँ पे सिल्ट प्लस क्ले का जो 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 कंपोजिशन है वो नॉट लेस देन 50%। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In factory building, the horizontal beams spanning between the wall column supporting the wall covering are called. Okay, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है कारखाने की इमारत में जो दीवार की कवरिंग को सहारा देने वाली दीवार स्तंभों के बीच फैले क्षैतिज बीम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं गर्ट्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं एक बार गर्ट क्या होते हैं। तो देखो ये है कॉलम हमारा, ठीक, ये कॉलम हमारा है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉलम की वॉल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो बीम है, ये जो बीम है वो क्या कर रहा है, कॉलम्स के बीच में जा रहा है और इसे कॉलम वॉल को सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं गर्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन रोल्ड बीम सेक्शन इज, ये पूछ रहा है कि रोल्ड बीम सेक्शन में एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता है। तो ये होता है 945। ओके ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर, ये पूछ रहा है वेब क्रिपलिंग कहाँ पर सब आमतौर पर
कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? वेब क्रिपलिंग जो होती है वो वहाँ पर होती है जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे जैसे ये मेरा बीम है, ओके। तो ये जो इसका वेब वाला पोर्शन है वो कुछ क्रिपल करके बाहर की तरफ आ जाता है। इसे कहते हैं वेब क्रिपलिंग। और इसका कारण क्या होता है? जाहिर सी बात है, इस पे जब पॉइंट लोड लगेगा, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, तभी ये कुछ क्रिपल इस तरीके से करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।